और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पूर्वी एशिया की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो सीधे तौर पर उसकी जलवायु से प्रभावित होती है। मतलब जिस क्षेत्र में जो जैसी जलवायु पाई जाती है उस क्षेत्र में वैसी ही प्राकृतिक वनस्पति हमें देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जो जलवायु है अगर उष्ण आर्द्र पाई जाती है, किसी क्षेत्र में अगर उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र होती है। मतलब जहाँ पे तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक, और वर्षा भी जिन क्षेत्रों में अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। मतलब उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है तो ऐसे क्षेत्रों में हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु, तो ऐसे क्षेत्रों में ही हमें जो मानसूनी वनस्पति है या फिर पतझड़ वन देखने को पाए जाते हैं। पतझड़ वन उन क्षेत्रों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जहाँ पे मरुस्थलीय जो जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय जलवायु या फिर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय जो वन है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो सीधे तौर से जलवायु से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में जैसे जलवायु पाई जाती है उसी क्षेत्र में वैसी ही प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। जैसे उष्ण और आर्द्र जो जलवायु पाई जाती है जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ पर मिलेंगे हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और जिन क्षेत्रों में मानसूनी जो जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में मानसूनी वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं, और जिन क्षेत्रों में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो प्राकृतिक वनस्पति है पूर्वी एशिया की उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पूर्वी एशिया में हम सबसे पहले चीन के बारे में पढ़ते हैं कि चीन में किस प्रकार की जलवायु प्राकृतिक वनस्पति है वो पाई जाती है। तो देखिए, चीन के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, चीन में जो प्राकृतिक वनस्पति है बहुत ही कम पाई जाती है। मतलब चीन के कुल क्षेत्रफल पर केवल 10% क्षेत्रफल पर, कुल क्षेत्र के केवल 10% क्षेत्रफल पर हमें वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीन का जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिणी चीन में हमें दक्षिण चीन के अंतर्गत जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं महोगनी, एबोनी, रबड़ और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन के अंतर्गत जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनमें प्रमुख है महोगनी, एबोनी, रबड़ और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके अलावा हम दक्षिणी पूर्वी चीन की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी चीन के अंतर्गत जो पतझड़ वन है, पतझड़ वन पाए जाते हैं जिसमें सागवान के हैं, साल और सागवान के वृक्ष मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलते हैं दक्षिणी पूर्वी चीन के अंतर्गत। इसके अलावा चीन में हम देखें तो चीन के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र में जहाँ पे मरुस्थल है, जैसे जहाँ पे गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, इसके अलावा तकला-मकान का जो मरुस्थल है, उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति जैसे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, छोटी झाड़ियाँ, इसके अलावा जो कंटीले पौधे हैं, कंटीले जो पौधे हैं वो भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में
कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये है चीन की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ये चीन में जो प्राकृतिक वनस्पति का जो विस्तार बहुत ही कम है। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल के केवल 10% क्षेत्रफल प्राकृतिक वन पाए जाते हैं। इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे दक्षिणी चीन में देखिए, दक्षिणी चीन के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है महोगनी, एबोनी, रबड़ और ताड़ के वृक्ष। ठीक है। और उसके अलावा हम देखें दक्षिणी पूर्वी चीन में, तो देखिए दक्षिणी पूर्वी चीन के अंतर्गत पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से साल, सागवान के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चीन का जो मध्यवर्ती क्षेत्र जहाँ पे गोबी का मरुस्थल है और जो तकलामकान का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थलीय भाग में जो वनस्पति है वो हमें मिलती है छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में, कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये है प्राकृतिक वनस्पति चीन की। उसके बाद हम जापान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखते हैं। जापान, देखिए जापान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम देखें तो देखिए जापान में उपोष्ण, कोणधारी और शीत शीतोष्ण, उपोष्ण, कोणधारी और शीतोष्ण या शीत वन भी यहाँ पाए जाते हैं। मतलब जापान में प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कहीं क्षेत्र पे उपोष्ण वन पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र पे कोणधारी वन और किसी क्षेत्र पे शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं। इनके बारे में हम देखें तो देखिए यहाँ पे उपोष्ण वनों में बांस, बीच, बर्च, मैपिल, बांस, बीच, बर्फ, मेपिल, बर्च और मैपिल, ये है जापान के उपोष्ण वन। ठीक है। और कोणधारी वनों में हम देखें तो यहाँ पे उत्तरी जापान के पर्वतीय ढालों पर कोणधारी वन, यहाँ पे जो उत्तरी जापान है, उत्तरी जापान है, उत्तरी जापान, इसके अलावा यहाँ के जो पर्वतीय ढाल है, उन पर्वतीय ढालों पर कोणधारी जो वन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ के कोणधारी वनों में स्प्रूस, बीच, लार्च और एल्डर, स्प्रूस, बीच, लार्च और एल्डर, ये कोणधारी वनों के वृक्ष हैं। स्प्रूस है, बीच है, लार्च और एल्डर, जो उत्तरी जापान और जापान के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय जो ढाल है, उन पर्वतीय ढालों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम शीतोष्ण जो वन हैं उनके बारे में देखते हैं। तो शीतोष्ण वन पश्चिमी होक्काइडो और दक्षिणी होन्शु, पश्चिमी होक्काइडो और दक्षिणी होन्शु रूप में, होन्शु द्वीप में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शीतोष्ण या फिर शीत वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद हम देखें तो इन वनस्पति में चीड़, बलूत, चेस्टनट, चीड़, बलूत, चेस्टनट, चेस्टनट है। इसके अलावा भी देखें तो यहाँ पे ओक, चेरी और वालनट, ओक, चेरी और वालनट, ये वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण शीत वनस्पति के अंतर्गत। और ये शीतोष्ण और शीत वनस्पति है वो पाई जाती है पश्चिमी होक्काइडो और दक्षिणी होन्शु द्वीप के अंतर्गत। ठीक है। तो यहाँ जो शीतोष्ण और शीत जो वनस्पति, इसमें मुख्य कौन कौन से वृक्ष आते हैं? चीड़, बलूत, चेस्टनट, ओक, चेरी और वालनट, ये जो वृक्ष है वो शीतोष्ण वनस्पति में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई हमारी पूर्वी जो एशिया, उस पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। इसके बारे में आगे हम देखते हैं पूर्वी एशिया की जो मृदा है, मृदा के बारे में हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए जो मृदा है, मृदा के बारे में भी हम देखते हैं। तो यहाँ की जो पूर्वी एशिया की जो मृदा है, उस मृदा को देखिए मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली है पेडोकेल मृदा, पेडोकेल, पेडोकेल
मृदा। देखिए पेड़ोकुल मृदा के अंतर्गत कौन कौन सी मृदाएं सम्मिलित है उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मरुस्थलीय मृदा, चेस्टनट भूरी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, दूसरी है चेस्टनट भूरी मृदा, चेस्टनट भूरी मृदा। इसके बाद है लोएस और जलोढ़ मृदा, लोएस और जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। इसके बाद है क्षारीय या लवणीय और मिश्रित मृदा, क्षारीय या लवणीय मृदा और मिश्रित मृदा, मिश्रित मृदा। ये 6 प्रकार की मृदाएं हैं वो पूर्वी एशिया की पेड़ोकुल मृदा के अंतर्गत शामिल की गई हैं। मरुस्थलीय मृदा, चेस्टनट मृदा या भूरी मृदा, लोएस मृदा, जलोढ़ मृदा, क्षारीय या लवणीय मृदा और मिश्रित मृदा। हम इनके बारे में देखते हैं कि यह जो मृदा है किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए जो मरुस्थलीय मृदा है वो आंतरिक मंगोलिया, कोनसू और सिक्यांग प्रांत, आंतरिक मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र, कोनसू और सिक्यांग, सिक्यांग प्रांत में जो मरुस्थलीय जो मृदा है वो देखने को मिलती है। मतलब मरुस्थलीय जो मृदा है मुख्य रूप से मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है और मरुस्थलीय भागों में जो चीन का जो मंगोलिया है, मंगोलिया में यह मरुस्थलीय मृदा विशेष रूप से पाई जाती है। उसके बाद चेस्टनट जो मृदा है वह पूर्वी तिब्बत, सिक्यांग और मंगोलिया के आंतरिक भागों में, पूर्वी तिब्बत, सिक्यांग और आंतरिक मंगोलिया में, आंतरिक मंगोलिया में यह जो मृदा है वो पाई जाती है, चेस्टनट या भूरी मृदा। ठीक है। उसके बाद अगली जो मृदा है लोएस मृदा। तो देखिए लोएस मृदा के बारे में देखें तो यह शांसी और उत्तरी सेंसी, शांसी और उत्तरी सेंसी क्षेत्र में लोएस मृदा पाई जाती है। और इस मृदा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो लोएस मृदा है वो चीन के अंतर्गत दक्षिण चीन से उड़ाकर लाई गई एक पीली मृदा का जमाव है। और इस मृदा का जो जमाव है वो शांसी और उत्तरी सेंसी क्षेत्र में किया गया है। उसके बाद हम देखें जलोढ़ मृदा। तो ये हांगो और अन्य जो नदी घाटियाँ हैं, हांगो, हांगो वह जो सिक्यांग नदी घाटी है, सिक्यांग, इसके अलावा यांगटी सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग जो नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ, इन नदी घाटियों के अंतर्गत जो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। और जो जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, इसलिए यह सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा यही मानी जाती है, जो मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, विश्व की सभी नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों में यह मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं क्षारीय और लवणीय मृदा के बारे में। तो देखिए यह मृदा हांगो के मुहाने तथा क्यांसू के तटीय क्षेत्रों में, हांगो के मुहाने व कांसू के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। मतलब जो हांगो नदी का जो मुहाना है, हांगो नदी का मुहाना, उस मुहाने में क्षारीय या फिर लवणीय मृदा देखने को मिलती है। उसके अलावा कांसू क्षेत्र का जो तटीय क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र में भी लवणीय या फिर क्षारीय जो मृदा है वो पाई जाती है। उसके बाद है मिश्रित मृदा। तो यह है मिश्रित मृदा होनान और होपे सांतुंग, होनान, होपे और सांतुंग, इन क्षेत्रों में चीन के होनान,
होपू और सांतुंग क्षेत्र में जो मिश्रित मृदा है, मतलब मिश्रित मृदा का मतलब है कि इस मृदा के अंतर्गत अन्य जो सभी मृदा हैं उनका कुछ कुछ मिश्रण होता है। तो यह मृदा होनान, होपू और चीन के सांतुंग क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये है मृदा का पेडोकोल मृदा। उसके बाद अगली जो मृदा है वो है पेडलफर मृदा। ये पेडोकोल मृदा है। उसके बाद जो मृदा का जो अगला प्रकार है पेडोकोल मृदा। तो इस मृदा के अंतर्गत कौन कौन सी मृदाएं शामिल की गई है और यह मृदा पूर्वी एशिया के या फिर चीन के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इनके बारे में हम देखते हैं। दूसरी है पेडलफर मृदा। देखिए पेडलफर जो मृदा है उसके बारे में हम देखें तो इसमें भी विभिन्न जो रूप इस मृदा के शामिल किए गए हैं, जिसमें प्रमुख है भूरी मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा। पहली है भूरी मृदा, दूसरी है पीली मृदा, तीसरी है लाल मृदा। लाल मृदा। इसके बाद है चूना रहित जलोढ़ मृदा। चूना रहित जलोढ़ मृदा। तो पेडलफर मृदा के अंतर्गत ये 4 मृदा शामिल की गई है, जिसमें प्रमुख है भूरी मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा और चूना रहित जलोढ़ मृदा। हम इन मृदा के क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि यह मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भूरी मृदा जेचुआन बेसिन, चेकियांग, हुनान, जेचुआन बेसिन, जेचुआन बेसिन, हुनान, जेचुआन बेसिन, हुनान और चेकियांग। चेकियांग क्षेत्र में जो भूरी मृदा है वो पाई जाती है। उसके बाद पीली मृदा के बारे में हम बात करते हैं। तो पीली जो मृदा है वो यूनान और किस्ताउ के पठारों पर, यूनान और किस्ताउ के पठारी क्षेत्र में, किस्ताउ पठार में यह जो मृदा है पीली मृदा वो पाई जाती है। चीन का जो यूनान का पठार है, चीन का मुख्य जो पठार है यूनान का पठार, और किस्ताउ का जो पठार है उस पठारी भाग में पीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद लाल मृदा के बारे में हम देखें तो लाल मृदा मुख्य रूप से दक्षिणी चीन में, दक्षिणी चीन में लाल मृदा पाई जाती है। और चूना रही जो जलोढ़ मृदा है इसके बारे में देखें तो यह यांगटीसी जो नदी घाटी है, यांगटीसी क्यांग जो नदी घाटी है उस नदी घाटी के अंतर्गत यह जो चूना रहित जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तो ये पेडलफर मृदा के 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से भूरी मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा और चूना रहित जलोढ़ मृदा। और इसके क्षेत्रों के बारे में भी हमने देख लिया है कि यह जो भूरी मृदा है वो चीन के जेचुआन बेसिन, हुनान और चेकियांग क्षेत्र में पाई जाती है, और पीली मृदा यूनान और किस्ताउ के पठार में। इसके अलावा लाल मृदा दक्षिणी चीन में पाई जाती है, और चूना रहित जलोढ़ मृदा जो चीन की जो यांगटीसी क्यांग जो नदी घाटी है उसके अंतर्गत जो चूना रहित जो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तो आज की वीडियो में हमने पूर्वी एशिया के जो प्राकृतिक वनस्पति और मृदा है इसके बारे में हमने देख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।